दोस्तों आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन एंड मॉडर्न इनोवेशन, जहां पर हम कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया के साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आइए इसे हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now, before starting this lecture, let me tell you some of the very important aspect to prepare for ancient India while preparing for prelims. See, देखो एंसेंट इंडिया को टैकल करने के लिए, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द मेजर थीम्स इन एंसेंट इंडिया कि क्वेश्चंस अक्सर कहाँ से रहते हैं। लाइक वाइज अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो यू हैव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट। सो दीज आर द टू मेजर थीम्स जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। नो, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्ट एंड कल्चर, एंसेंट इंडिया, ये दोनों इंटर रिलेटेड, यू कैन नॉट सेग्रीगेट देम आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर। इसके अलावा देखो हम आगे जब बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आपका महाजनपद राइज करता है, तो महाजनपद में यू विल सी द राइज ऑफ मगध एज अ महाजनपद, एंड उसके आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको समझना जरूरी है। उसमें जो मेजर किंगडम्स बनेंगे, खास करके यू विल फाइंड द मौर्यन एरा, राइट, मौर्यन एज। तो मौर्यन एज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके अशोका की वजह से, राइट। ओके, तो इनके वक्त में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट रहा है, इसको तो प्रिपेयर करना है आपको। इसके अलावा यूल हैव टू ऑल्सो यूल हैव टू प्रिपेयर द पेरिफेरल थिंग्स, राइट, कि बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं इनके साथ साथ। ओके, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम जैसे ही मॉडर्न एज कंप्लीट होगा तो आपका इसके बाद आ जाता है डेफिनेटली पोस्ट मॉडर्न एज, जहाँ पे आपको कुछ इंडिजिनस रूलर्स भी दिखते हैं, किंगडम्स दिखते हैं, और बाहर के भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साकाज हो गया, जैसे कि कुशान्स हो गया। नो, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आपको आर्ट एंड कल्चर और एंसेंट हिस्ट्री दोनों को इंटर रिलेट करके प्रिपेयर करना है, जीनियोलॉजीज को प्रिपेयर कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पर यूल फाइंड गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता एज एंड प्री गुप्ता एज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड एज सच जो गुप्ता एरा ओवरऑल रहा है, यहाँ पर जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट रहा है, तो इस तरीके से होलिस्टिकली हम थीम वाइज, क्रोनोलॉजी वाइज इसको प्रिपेयर करते जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, और एक मेजर थीम अक्सर यहाँ पर रहता है जो हम कई बार मिस कर देते हैं प्रिपेयर करना, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन एज सच इसको सेपरेटली प्रिपेयर करा जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो मेजर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसको, और खास करके जो यहाँ एंशिएंट स्कॉलर्स रहे हैं दोस्तों, एंशिएंट स्कॉलर्स को प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। खास करके एक तो लिटरेचर के रेस्पेक्ट में कि एंशिएंट लिटरेचर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, और दूसरी तरफ में जो साइंटिफिक आउटलुक का डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट इंडिया में। देखो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन या फिर इनिशियली जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अक्सर ये काउंटर देने की कोशिश की थी, या फिर हमेशा वो ये पॉइंट रखते थे कि इंडिया एक्चुअली लैक दी मतलब हिस्टोरिकल सेंस। बहुत सारे कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो है उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। अब लेकिन बाद में जब हमारा हिस्ट्री का वापस से रीडेवलपमेंट हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल 1905 में आर शर्मा शास्त्री ने जब एक्चुअली अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर किया, तो उसने एक आंसर दिया कॉलोनियल माइंडसेट को कि देखो एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअली कितनी रिच रही है। लॉन्ग बिफोर मैकियावेली वी नो अबाउट हाउ द स्टेट वर्क, हाउ द स्टेटशिप वर्क, राइट। ये सारा चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंशन था अर्थशास्त्र के अंदर में, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं डिबंक कर दिया उस मिथ को। एंड दैट्स वाई यूपीएससी ये आप चीज़ से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि जब आप हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट। यू शुड हैव आइडिया अबाउट योर हिस्ट्री, योर कल्चर, योर स्पेसिफिकली दीज पीपल जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। और एक आंसर आपके पास रहना चाहिए ना कि हाँ, हमारी जो हिस्ट्री रही है इसमें वी हैव एम्पल ऑफ वर्क, और एक्चुअली में इंडियन कल्चर का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी साइंटिफिक आउटलुक बाहर के मतलब ऑल अराउंड दी वर्ल्ड डेवलप हुआ है, क्योंकि उसकी नींव भारत में आपको दिखती है लॉन्ग बिफोर वेस्ट। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है, और आपको एविडेंस मिलेंगे कई सारे ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने इंडियन वर्क को कहीं ना कहीं बाहर ले गए, वो ट्रांसलेट करके लेकर गए, राइट। जैसे अल-बरूनी ले लो, एक बहुत फेमस नेम है, राइट। तो इस तरीके के हमें एग्जाम्पल्स दिखेंगे आगे। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्यभट्ट से, और जैसे कि मैंने कहा कि एक दो क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से रहता है, तो आज हम कुछ मेजर जो हमारे जो बेसिकली ये एज स्कॉलर्स रहे हैं, इन्होंने जो वर्क स्पेसिफिकली किया है या फिर जो इन्होंने काम किया है एंशिएंट इंडिया में, इन्होंने जो डेवलपमेंट दिए हैं, उनको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अच्छे से आज। सो आर्यभट्टा,
ही वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। जो इनके हम टाइम पीरियड को देखते हैं तो इट इज़ 476 टू 550 CE। दैट मीन्स ये वो पीरियड है जब इंडिया में गुप्ता एज अपने रिनाउंड फेस में है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन साइंस में काफ़ी अहम माना जाता है। इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, अब कैसे इवन मैथमेटिशियन भी रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सच इनकी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है खास करके एंशिएंट इंडिया के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर लाइफ एंड बैकग्राउंड इनका जब देखते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन 476 CE एक्चुअली इन कुसुमापुरा, करंट डे पटना एंड बिहार। हाउएवर कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि असमाका में इनका जन्म हुआ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मतलब डिबेट्स रह सकती हैं। तो देखो हिस्ट्री में क्या होता है ना, क्योंकि क्लियर एविडेंसेस कई बार नहीं होती और कई बार दो रेफरेंसेस मिलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगेन ऐसा यहाँ पर 2 प्लेस का कहा गया। वैसे असमाका, डू यू नो वेयर इट इज एक्चुअली? आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट। हाउएवर मैं आपको हिंट देता हूँ, एक्चुअली ये एक ऐसा असमाका जगह था, एक महाजनपद हुआ करता था जहाँ से जिसके बीच से गोदावरी रिवर पास किया करती थी उसके आसपास से, ठीक है। नाउ आई हैव गिवन यू द हिंट्स, तो आप अब बताइएगा कि ये आज के प्रेजेंट डे किस एक्चुअली स्टेट के आसपास रहता है या किन 2 स्टेट के आसपास ये हुआ करता था, राइट। तो इट्स योर मतलब आप आंसर दो इसको, राइट। एनीवे पीरियड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एज आई डिस्कस्ड विद यू गुप्ता एम्पायर उस वक्त में गोल्डन एज चल रहा था भारत का विद रिस्पेक्ट टू इंडियन साइंस एंड कल्चर, क्योंकि इस टाइम पर चाहे बात टेम्पल आर्किटेक्चर की कर लो, चाहे बात आप साइंटिफिक आउटलुक की कर लो, आप बात लिटरेचर की कर लो, साइंटिफिक आउटलुक में मैथमेटिक्स हो गया, साइंटिफिक आउटलुक में आप बात एस्ट्रोनॉमी की कर लो, मेडिसिन की कर लो, राइट। इन सारी चीजों में जो काम हुआ है ना बहुत ज्यादा हुआ है दोस्तों। इस वजह से यहां पर ये गोल्डन एज कहा जाता है भारत के इतिहास का। नाउ इसके अलावा क्या है दैट इट डिस्टिंग्विश्ड वर्क, यहां पे डिस्टिंग्विश्ड वर्क क्या है तो ही रोट आर्यभट्टिया। अब इसके बारे में बात करेंगे आर्यभट्टिया के बारे में, राइट। ये एक फाउंडेशनल वर्क है ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन 499 CE। जब ये 23 साल की उम्र के थे तभी इन्होंने कहीं ना कहीं ये वर्क लिखा है, ये किताब लिखा है आर्यभट्टिया। अब ये संस्कृत वर्ष में है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन एक्चुअली। इसमें टोटल 4 सेक्शन में इसे डिवाइड किया जाता है। क्या क्या एक बार देख लेते हैं। गीतिकापदा, गीतिकापदा क्या है, ये डिस्कस करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बात करता है एंड इवन कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करता है ना। कॉस्मोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज है। इसके बाद क्या है गणितपदा। गणितपदा में क्या है, इट डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपको अरिथमेटिक के बारे में दिखेगा, राइट। अरिथमेटिक डिस्कस किया हुआ है, एलजेब्रा को डिस्कस किया गया है काफी अच्छा, जियोमेट्री को डिस्कवर किया गया, राइट। इसके अलावा क्या है, इसके बाद आपको दिखता है कला क्रियापदा। क्रियापदा में क्या है, इट डील्स विद दी कैलकुलेशंस एंड कैलेंडर ऑल्सो। देखो कितना रिमार्केबल वर्क है इनका। इसके बाद क्या है गोलापदा। गोलापदा क्या है, इट कवर्स स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, इक्लिप्स ऑल्सो। देखो इक्लिप्स के बारे में बताया गया है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इन सब चीज को डिस्कस किया गया है यहाँ पर, राइट, ग्रहण। आगे क्या है सेलेस्टियल मैकेनिक्स, इनके ऊपर में भी बात किया गया है। तो ये काफी ज्यादा होलिस्टिक कवर करता है ये किताब एक्चुअली, जो हाईली साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। तब आप समझ सकते हो कि कितना रिमार्केबल इनका यहाँ पर दोस्तों कंट्रीब्यूशन रहा है। और फिर इन सब के अलावा खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ आर्यभट्टिया ओनली विच डील्स विद द एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। नाउ इट इज नोन एज खगोल शास्त्र। खगोल क्या है, तो खगोल वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल मतलब ऑब्जर्वेटरी एट नालंदा। तो नालंदा में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था। नाउ दिस ऑल्सो इंडिकेट कि हमारी इंडिया में किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी के ऊपर में काम किया जाता था। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, वो कितनी ज्यादा डेवलप थे, राइट। उसमें किस हिसाब की स्टडी चलती थी, ओके। तो वो उस वक्त की बात है जब हम इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर इस तरह से स्टडीज किया जाता था, जहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ करता था, राइट। आगे क्या है मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है इनका, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो। ऑल्दो देखो कई लोग कहते हैं कि जीरो की डिस्कवरी इन्होंने की, तो ऐसा नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने की थी, लेकिन इन्होंने जीरो को अच्छे से यूज करना बताया प्लेस वैल्यू सिस्टम में, राइट, खास करके डेसिमल सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ओके। तो यहाँ पर इनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अपने को दिखता है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, जी हाँ, पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.1416, तो इसका अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन देने की कोशिश की थी। और इसके अलावा पाई का जो यूज है सर्कल और स्फेयर्स के रिस्पेक्ट में, इसको भी कहीं ना कहीं इसके बारे में इन्होंने बताया था, राइट, अपने वर्क में। इसके अलावा एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हेलियोसेंट्रिक एलिमेंट्स, राइट, इक्लिप्स मैंने बताया आपको, कैलेंडर एंड टाइम, राइट। इसके अलावा देखो प्रेजेंटली
अब इनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमने यहां पर क्या किया है, देखो हमने यहां पर किया है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, इसको हमने यहां पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, स्टैब्लिश कर रखा है। क्यों स्टैब्लिश कर रखा है, इनकी जो देखो जो इंपॉर्टेंस रही है, राइट, उस चीज को जानते हुए, ओके, उस चीज को समझते हुए। और कहां पर हमने इसे कर रखा है, इसे हमने कर रखा है उत्तराखंड में, राइट। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, राइट। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो ये अराइज है दैट इज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जहां पर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, राइट, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो ये नैनीताल उत्तराखंड में। आगे क्या है, इंडिया का पहला सैटेलाइट, ये भी आर्यभट्ट जी के ही नाम पर रखा गया था। तो ओवरऑल ये जो व्यक्ति हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, राइट। नाउ आफ्टर आर्यभट्टा लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रह्मगुप्ता जी। नाउ ही इज ऑल्सो वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया। सो ब्रह्मगुप्ता जी का भी काफ़ी ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो आइए इसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता वॉज बॉर्न इन 598 CE, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्याघ्रमुखा द चापा डिनेस्टी एम्परर। ना अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि अच्छा चापा डिनेस्टी ये किस फेस में हुआ करता था, या फिर ये कब हुआ करता था और कहाँ था ये एक्चुअली चापा डिनेस्टी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेस है दैट इज भिलामला, नाउ भीनमल। तो भीनमल आज के वक्त में आपको राजस्थान में दिखता है, और राजस्थान में उस वक्त में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिनेस्टी था एंड दैट वाज एक्चुअली गुजारा प्रतिहारा, ओके, गुजारा प्रतिहारा डिनेस्टी। नो गुजारा प्रतिहारा डिनेस्टी शुरू होने से पहले, उनके आने से पहले आपका एक लोकल आप ऐसा कह सकते हो किंगडम हुआ करता था। दिस इज छापा डिनेस्टी एक्चुअली, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ना इनके जो पिताजी थे दैट वाज जिष्णुगुप्ता, ओके, तो ये जिष्णुगुप्ता के बेटे थे। तो ये जिष्णुगुप्ता आप कंफ्यूज मत कर लेना गुप्ता पीरियड वाले जिष्णुगुप्ता के साथ, ओके। ये एक ब्राह्मण थे जो प्रैक्टिस करते थे सेविज्म। ऑल्दो द मेजॉरिटी ऑफ द एकेडमिक्स बिलीव्स दैट ब्रह्मगुप्ता वाज बोर्न एट भिलामला, देयर इज नो सॉलिड प्रूफ टू सपोर्ट दिस, ओके। अगेन हिस्ट्री में कई सारे आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको फैक्ट्स दिखेंगे, कई बार ऐसा होता है वो रेफरेंसेस के तौर पे हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मतलब सॉलिड प्रूफ जो होता है वो हमें नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, राइट। नाउ however he spent a significant portion of his life where there and both lived and worked there actually। तो यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं as such ये अपने आप को बिलोंग, कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो ये बिलोंग किया करते थे राजस्थान से, राइट, राजस्थान वाले क्षेत्र से। तो दिस यू शुड नो एक्चुअली ब्रह्मगुप्ता के बारे में। आगे क्या है, नाउ ब्रह्मगुप्ता के 3 मेजर आपका वर्क है, ये जरूरी है समझना। देखो एक तो है आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ओके, एज यू कैन सी हियर दिस ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये एक काफ़ी रेनाउंड वर्क है इनका, जो कि 628 CE में लिखा गया था, ओके, दिस यू शुड नो, 628 CE। इसके बाद क्या है, अगला जो मेजर वर्क है दैट इज बेसिकली खंड खाद्य, ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट्स, खंड खाद्य, ओके, खाद्य, ये लिखा गया था 665 CE में। और अगला है दैट इज ग्रह नारका ज्ञाना, ओके, तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट ग्रहण नार का ज्ञाना, या जनाना कहते हैं, ये प्रोनाउंस किया जाता है एक्चुअली ज्ञाना, ओके, ग्रह दैट इज ग्रह नरका ज्ञाना, ओके। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट वर्क एक्चुअली विच इज रिटन बाय ब्रह्मगुप्ता। ना इनके सबसे जो मेजर वर्क है दैट इज बेसिकली ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अब इसमें इन्होंने क्या किन मैटर के ऊपर में बात किया, क्या एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ब्रह्मगुप्ता की एज से पहले जाते हैं तो नॉर्मली हम देखते थे कि ओके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये मेजर ऑपरेशन हुआ करते थे। तो उस वक्त में देखो पहली बार हमने क्या देखा कि जो लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम्स होता है, जनरल लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम इन्होंने किया था बहुत अच्छे से। इसके अलावा इन्होंने जीरो नेगेटिव इंटीजर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी किताबों में अच्छे से एक्सप्लेन किया, और किस हिसाब से उनको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बताया। मतलब एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा वर्क इन्होंने कहीं ना कहीं किया था। नाउ अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग पाइथागोरियन ट्रिपल्स, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता, अगेन ये इनकी ही किताब में था ब्रह्मस्फुट सिद्धांता में। तो इस तरह के इनके नोटेबल वर्क हैं जो एक्चुअली ये बताता है कि किस हिसाब से इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ओके। Now the next eminent personality from ancient India is actually चरका। Now आचार्य चरक क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं इन एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। और
क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल वर्क इन इंडियन मेडिकल एंड लाइफस्टाइल सिस्टम, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं, इस वजह से, राइट? तो आप समझ सकते हो कि इनका कंट्रीब्यूशन हमारे एज सच इंडियन हिस्ट्री में कितना ज़्यादा है, और इवन प्रेजेंट टाइम आयुर्वेद का इस्तेमाल आज भी चल रहा है, राइट? एंड ये किसके बदौलत? तो इनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, चरक। ओके, अब आचार्य चरक के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो, इनका जन्म जो है ना, एज सच यहाँ पर अगेन डिफरेंट डेट्स आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पर, तो एज सच ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट किसी किसी कहा जाता है कि 300 BC के आसपास में, कहीं कहीं 150 to 280, ओके, कहीं 100 BC। तो वी हैव डिफरेंट एक्चुअली, इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से सोर्सेज में मेंशन्ड है। नाउ ही इज वेल नोन फॉर कंपाइलिंग चरक संहिता, तो इन्होंने चरक संहिता लिखा था, विच इज वन ऑफ द फाउंडेशनल बुक ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। ओके, नाउ दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम एज सच कहते हैं चरक संहिता के बारे में, तो इसमें जो एज सच मेडिसिन के बारे में बताया गया है इन डिटेल, खास करके चरक संहिता में पेशेंट, स्पेसिफिकली फिजिशियंस, नर्स, मेडिकेशन, इन सारे पॉइंट्स को काफ़ी इन डिटेल तरीके से डिस्कस किया गया है। ओके, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका वर्क। अगला क्या है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड इलनेस के रिस्पेक्ट में, एंड इसके अलावा ह्यूमन एफर्ट एंड अटेंशन टू लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन लेंथन लाइफ, तो यहाँ पर ये एज सच एक इंसान की जो खुद की मतलब होता नहीं कि आंतरिक शक्ति, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेडिसिन और फिलॉसफी को जोड़ा है। आगे क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन एंड द आयुर्वेदिक सिस्टम, द प्रिवेंशन ऑफ ऑल इलनेस इज मोर एसेंशियल देन इट्स क्योर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हम शुरू से जाते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ओके, तो इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस किताब में। दिस इंक्लूड्स altering one's lifestyle to fit with cycle of the seasons and natural rhythm। तो as such इनकी जो बुक है ये काफ़ी holistic description देती है about Indian medical system, medicine basically and lifestyle system which is Ayurveda। ओके, अब देखो आचार्य चरक के हिसाब से, इनके हिसाब से देखो जो आयुर्वेदा है ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो एड्रेस करता है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों को हेल्थ केयर के रेस्पेक्ट में, राइट? तो इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस यहां पर आचार्य चरक खुद बताते हैं। इसके अलावा यहां पर देखो हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो फंक्शन करते हैं, जो मैल फंक्शन होते हैं कई बार, इन सब चीज के बारे में इन्होंने बताया है विद 3 दोसास जो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू चरक दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी फंक्शनैलिटी, और अगर इसमें किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस होता है तो एज सच जो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत होता है। एंड व्हाट आर दीज आर जैसे वाता, ओके, दैट इज मूवमेंट। ओके, आगे क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, पित्ता, ल्यूब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी, दैट इज काफा। तो दीज आर द 3 important dosas or principles that are responsible for the as such body's functionality। Okay, now after that चरक ने, आचार्य चरक ने मेडिकल एथिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि मेडिकल एथिक्स कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इन बोथ एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड मेडिसिन चरक प्लेड अ सिग्निफिकेंट एंड आई मीन रिवर्ड रोल, जैसे कि ही एडहेर्ड टू मोरल प्रिंसिपल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। कैसे? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द चरकल्स आइडियाज, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, जो मेडिकल एथिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप अपने GS4 में अगर किसी ऐसे लेट्स से केस स्टडीज़ को आप कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर के बारे में बात किया गया है, तो उस पॉइंट में, उस जगह पर आप यहाँ पर चरक की जो मेडिकल एथिक्स है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट गेट ड्रंक, do bad thing or associate with bad people. You must work tirelessly to ensure the well-being of the sick. You must speak clearly, pay close attention and always seek to increase your knowledge. Even if it puts your life in danger, you must not desert your patients. Nothing that happens in the sick man's home may be discussed outside. Very important. And the patient's condition may not be disclosed to anybody. भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के लिए, right? Who could hurt the patient or another. When you go to patient's home, you should exclusively focus on your patient and his therapy using your words, thoughts, intellect and sense। तो किसी भी डॉक्टर के लिए सारे एप्लीकेशंस कितने अहम हो जाते हैं, राइट? तो आप समझ सकते हो कि क्यों ये सारे जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स है, जो रिमार्केबल वर्क है इनका, ये आज के लिए कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट? तो बहुत ज़रूरी ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट? आप अपने मेंस में भी इसको पुट कर सकते हो इन सारे पॉइंट्स को। ओके, सो सिमिलरली जिस तरीके से वी हैव चरका, लाइक जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है, सो वी हैव सुश्रुता ऑल्सो। अब ये कौन है? अब ये एक ऐसे इंडियन फिजिशियन है, इन्हें फर्स्ट सर्जन कहा जाता है हिस्ट्री का, और ये एक बहुत बड़ा, आप ऐसा समझ लो कि रिमार्केबल डेवलपमेंट देकर गए हैं भारत के इतिहास में, जिन्हें एक्चुअली हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो वी शुड फील वेरी प्राउड ऑन आवर हिस्ट्री, ऑन आवर कल्चर, और इस तरह की ज़मीन पर एक्चुअली हम जन्म लिए हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। तो सुश्रुता जी के बारे में ज़रा हम बात करते हैं, राइट? तो देखो,
तो सुश्रुता जो कि 6th and 7th सेंचुरी बीसी के आसपास में हमें देखते हैं, ही वॉज एन इंडियन एंशिएंट इंडियन फिजिशियन एंड फर्स्ट सर्जन इन हिस्ट्री, इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग परफेक्टिंग सर्जिकल टेक्निक्स। इन्होंने सर्जिकल टेक्निक्स के ऊपर में, सर्जरी के ऊपर में बहुत काम किया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। कोई सोच सकता है एंशिएंट इंडिया में भी प्लास्टिक सर्जरी हो रखा है, और ये सारा कुछ रह जाता है इन्हें, जी हाँ, सुश्रुता को, आचार्य सुश्रुता को जाता है। आचार्य सुश्रुता's वर्क you can say concentrates on the application of medical skills rather than providing any information about who he was, where he came from। इतना इनकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता है, राइट, लेकिन इनकी जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स है, जो इन्होंने काम किया है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर समझना, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या और एस्पेक्ट्स है उसे भी हम देख लेते हैं अच्छे से, जैसे कि सिंस सुश्रुता इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स फेमस, नॉट इवन हिज बर्थ नेम ने। तो ऐसा है यहाँ पर आचार्य महर्षि सुश्रुत जी के बारे में कि एक्चुअल नेम भी जो इनका है ना, ये एक टाइटल, ये एक एडजेक्टिव है जैसा, इसका मतलब होता है फेमस। इनका एक्चुअल नेम क्या था वो भी क्लियरली पता नहीं है। He might have lived and worked early as about 1000 BC. However, it is typically dated कि ये 7th से लेकर 6th सेंचुरी BC के आसपास में थे, ओके। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक्चुअली वाराणसी, मतलब आज का जो बनारस है या फिर वाराणसी जो है जिसे हम कहते हैं, तो इस जगह पर वो कहीं ना कहीं रहा करते थे। एंड सुश्रुत संहिता जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, ओके। तो इस जगह इसमें इन्होंने एक्चुअली बताया है, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इन्होंने जिक्र किया है, राइट। और इसके साथ द अदर टू जैसे कि चरक संहिता एंड अष्टांग हृदया, ओके। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज अष्टांग हृदया, लेट मी टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो, बिकॉज ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, खास करके क्योंकि हमने चरक के बारे में बात किया है, तो उनके द्वारा दिया गया था एक्चुअली ये अष्टांग स्थानास, जो क्या है एक एक करके अगर हम बात करें तो नंबर 1 इट इज़ सूत्रा, नंबर 2 इट इज़ निदाना, ओके। देन वी हैव नंबर 3 विच इज़ विमाना, ओके। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 4th दैट डील्स विथ शरीर, दैट इज शरीरा। देन नंबर 5 वी हैव इंद्रिय, अब जाहिर सी बात है हमारे इंद्रिय का मतलब क्या होता है, दैट हम जो देख पाते हैं। इसी तरीके से 6th वी हैव चिकित्सा, ट्रीटमेंट, ओके, चिकित्सा। 7th वी हैव दैट इज कल्प, एंड सिमिलरली 8th वी हैव सिद्ध, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट 8 कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स है जो चरक जिसको एक्चुअली एम्फेसाइज करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, राइट। तो ये ग्रेट ट्रिलॉजी है, ओके। सुश्रुत संहिता जो है ना, ये एक्चुअली 3 चीज़ का मिला हुआ कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है, चरक संहिता और उसके साथ में जो हमने अष्टांग के बारे में बात किया, अष्टांग स्थानास, और इसके साथ अगला जो चीज़ यहाँ पर बात किया जाता है सुश्रुत संहिता का खुद सुश्रुत का जो दैट इज कंपेंडियम है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाता है, okay। So the great healer and sage Sushruta was revered for his abilities which were believed to have come from the god। ऐसा कहा जाता है इनको ज्ञान जो है ये ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया था और ये ईश्वर से ही मिलता है। ये इस चीज को एम्फेसाइज यहाँ पर कर रहे हैं, राइट, खुद ही कर रहे हैं सुश्रुत जी, ओके। अब जब इनके हम मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें, सुश्रुत संहिता के बारे में इन डिटेल बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें बताया क्या गया है। तो देखो सुश्रुत संहिता में करीब ऐसा कहा जाता है कि जो सर्जिकल टेक्निक्स है, सर्जिकल प्रोसीजर है, 300 के आसपास यहां पर बताया गया है, ओके। 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है, राइट। तो दिस गिव्स द हाईलाइट कि कितना ये एक बड़ा वर्क है, राइट। एंड इसके साथ इसमें करीब 1120 किस्म के डिजीज के भी बारे में जिक्र किया गया है, राइट। 700 से ज़्यादा यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बात किया गया है, उसके यूज़ के बारे में बात किया गया, टेस्ट के बारे में बात किया गया, एफिकेसी के बारे में बात किया गया है, राइट। तो ये सब कुछ दर्शाता है कि इनका काम कितना ज़्यादा था। इन्होंने अपने जीते जी प्लास्टिक सर्जरी, हर्निया सर्जरी, राइट, इवन प्रोस्टेट रिमूवल, टूथ एक्सट्रैक्शन, इस तरह के कई सारे ट्रीटमेंट्स किए, इंटरनल ब्लीडिंग को क्लोज आउट करना, घाव को हील करना। तो इस तरह की चीज़ें, कॉमन चीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, इन सर्जरीज को इन्होंने मेंशन भी किया है अपनी किताब के अंदर में। और इस वजह से हम देखते हैं इवन जब इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें आपको एक कैलिफ दिखते हैं, कैलिफेट दिखते हैं, उनका नाम मंसूर था, जो कि 753 से लेकर 774 CE के आसपास में आपको दिखते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सुश्रुत संहिता को ट्रांसलेट किया है अरेबिक में, और आप समझ सकते हो कि कैसे ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कहीं ना कहीं इनकी जो नॉलेज थी, इनके जो आइडियाज थे, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रांसफर किया है। सो ये
इस वजह से ये जो पर्सनालिटी है, इनका जो एज सच मतलब कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, सर्जरी, चरक जी का भी और इनका भी, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है भारत के लिए। नाउ आफ्टर दैट वी हैव वराहमिहिर। वराहमिहिर जो थे, इनकी भी जो कंट्रीब्यूशन है एंशियंट साइंटिफिक आउटलुक में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अब इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली मतलब वराहमिहिर के बारे में क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी है, राइट। अगेन ये गुप्ता पीरियड में थे एंड विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता टू के ये 9 जेम्स जो थे उनमें से एक ये हुआ करते थे, ठीक है। ही वॉज वन अमॉन्ग द 9 जेम दैट यूज टू बी देयर इन चंद्रगुप्तास कोर्ट, ओके। नाउ ये किस लिए महारथी थे? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इन्होंने पंच सिद्धांतिका दिया था, राइट। पंच सिद्धांतिका के लिए ये जाने जाते हैं। एंड इवन जो फेमस अरब एक्सप्लोरर इब्न बतूता थे और अल बेरूनी जो थे, इन लोगों ने इनकी एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं आगे चल के यूज़ भी किया है, राइट, अपने वर्क में मेंशन किया है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एज सच इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा है। एंड अगेन इनके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ही वॉज एक्चुअली मतलब इनका एज सच विलेज जब हम देखते हैं दैट इज़ कपिथा, close to Ujjain actually, that Vrahamira was born to a Brahmin family. Again, personal information बहुत ज़्यादा in detail नहीं है, but Vrahamira obtained his knowledge of astrology from his sun god worshipping father आदित्य दिशा। तो ऐसा कहा जाता है इनके पिता जो थे वो सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, तो उनसे ही सारा नॉलेज धीरे धीरे के एस्ट्रोलॉजी के बारे में इनको पता, ज्ञान इन्होंने अर्पित किया था ड्यूरिंग अ ट्रिप ऑफ दैट इज कुसुमपुरा। अब कुसुमपुरा जब ये गए थे तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने मैथमेटिशियन आर्यभट्टा से कहीं ना कहीं और एस्ट्रोनॉमर जो थे इनसे मीटिंग हुई थी इनकी, ओके। और फिर वहाँ पर जो नॉलेज है ना वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड करता है, और फिर वराहमिहिर उनके मतलब आर्यभट्टा के साथ या फिर उनकी जो नॉलेज थी उससे हो सकता है कि लर्निंग लेकर वो और भी ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, ओके। जैसे इन्होंने पंच सिद्धांतिका में क्या किया है, देखो बात समझो। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। तो ये कहीं ना कहीं हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक मतलब जो इनका एस्ट्रोनॉमी था उसके ऊपर में भी इन्होंने अच्छा खासा काम किया। तो ये एक ऐसे इंडियन आप कह सकते हो कि एंशिएंट स्कॉलर थे जिन्होंने एज सच ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिस तरह की एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ होती है उस पर इनका कमांड था, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, राइट। वराहमिहिर का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है इस वजह से, ओके ना। इन सब के अलावा वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखा था, ओके। बृहत संहिता विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। बृहत संहिता में इन्होंने एक्चुअली आर्किटेक्चर, टेम्पल, प्लानिटरी मोशन, इक्लिप्स, टाइम कीपिंग, एस्ट्रोनॉमी, सीजन, क्लाउड फॉर्मेशन, तो ऑल राउंड यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दिया था। इससे समझ में आता है कि इनकी जो बृहत संहिता है एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, ओके। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ओके। नाउ एट लास्ट वी हैव भास्कराचार्य। ना भास्कराचार्य जी जो थे जिन्हें भास्करा टू भी कहा जाता है, ही यूज्ड टू लिव्ड इन 12th century AD, ओके। नाउ ही वाज एक्चुअली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन टू, ओके। तो अभी इनका जो फैमिली एज सच है ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि देश था ब्राह्मण फैमिली जो कि इंटेलेक्चुअल मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हुआ करती थी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी बिलोंगिंग को जोड़ पाते हैं, और जिसकी वजह से आपको साफ समझ में आता है कि ये क्यों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ओके। तो ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल मतलब थे। एंड जब हम इनके बारे में और जब बात करते हैं तो एज सच सिद्धांत शिरोमणि जो हो गया ये इनका काफ़ी एक प्रिंसिपल वर्क है। इसके अलावा लीलावती, ओके, बिजागीता गीता एंड देन ग्रहा गीता जो था ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड गोला अध्याया ये कुछ इंपॉर्टेंट इनका ट्रीटीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो एज सच इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से जैसे ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि 4 वर्क दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा भास्कराचार्य का है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। तो यू शुड नो हिज वर्क एक्चुअली। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि खास करके यहाँ पर लीलावती जो है ना इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का वर्क है, ओके। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन किया है, और कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो जरा समझो, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, ओके। तो नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा न्यूटन, लेबनिज से मतलब उनके 500 साल पहले ही आए थे, और इन्होंने एक्चुअली पहला कैलकुलस के बारे में जो एज अ कंसेप्ट है, राइट, जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलस क्लास 12 या इंजीनियरिंग में जाकर आगे फर्दर, तो आपको यहाँ पर जो इसका क्रेडिट जाता है फर्स्ट कैलकुलस का ये भास्कर जी को ही जाता है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर आपको और भी दिखेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल कैलकुलेशन हो गया, राइट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो गया। इस तरह के जो कुछ नोटेबल वर्क है मैथमेटिक्स में इनके ही द्वारा किया गया था। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दिस इज कंसिडरेबल एविडेंस टू एम्प्लाई दैट भास्करा वाज अ प्योनियर इन सम ऑफ द आइडियाज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड इवन दो न्यूटन एंड लेबनिज हैव
बीन गिवन द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो एज सच इनको क्रेडिट नहीं दिया गया, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री रही है ना, वो एक्चुअली उससे पूरी दुनिया ने सीखा, बट उसको क्रेडिट नहीं दिया गया एज सच, राइट। उसको कहीं ना कहीं उससे रेफरेंस ले लेकर, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करके दुनिया ने उसे अपना काम बताया, राइट। लेकिन जो क्रेडिट मिलना चाहिए था भारत को, वो नहीं मिला, वो मिसिंग था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन इन साइंस, मैथमेटिक्स, राइट, एस्ट्रोनॉमी, जिससे आपका क्वेश्चन आ सकता है ओवरऑल प्रीलिम्स में। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। वैसे आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले श्रीराम साइंस के चैनल को, इसी तरह के और भी अपडेटेड लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।